Good morning, all of you. Narendra Singh, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने जो है टीचिंग सब्जेक्ट जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट अपना था जीव विज्ञान या बायोलॉजी, उसका अध्ययन किया। तो आज अपने जो है दूसरा सब्जेक्ट जो शुरू करेंगे। अभी तक अपने जो साइंस के टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ा। तो आज अपने जो बीएड के अंदर एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट लगता है, बीएड सेकेंड ईयर के अंदर बीएड जो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा या एनवायरनमेंट, तो आज अपने उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आज आपका जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के बारे में अपने अध्ययन करेंगे आज। प्रकरण इसके अंदर रहेगा अपना। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में, जिसको जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट, तो इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा बहुत बार। तो जनसंख्या जो है किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसके अंदर अगर अप्रत्याशित वृद्धि होती है या अपने कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है अगर किसी देश की, तो उस देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो उस देश के निवासी हैं, निवास करते हैं उस देश के अंदर, उन पर भी अगर जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो जीविका है उनको प्रभावित करती है लोगों की। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये कोई भी देश है उसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि दर जो है अलग अलग क्षेत्रफल वाले देशों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। जिस देश का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि जो है उसको उतना प्रभावित नहीं करेगी, और जितना कम क्षेत्रफल वाले देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि वहाँ के लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। तो जनसंख्या जो विस्फोट या वृद्धि है, तो इसका परिभाषा तो यही होती है कि किसी भी देश के अंदर जो जन्म दर है उसके अंदर अप्रत्याशित वृद्धि होना, नए जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जन्म लेने की जो दर है उसके अंदर अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए, और मृत्यु दर, मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में कमी हो जाए, तो उसे अपने जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। तो जन्म दर के अंदर वृद्धि और मृत्यु दर के अंदर कमी होने को अपने जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। तो इसके अंदर अपना टॉपिक है तो जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि जो है इसके घटकों को 3 भागों में अपने डिवाइड किया है। एक है प्रजनन या जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। तो ये तीनों घटक जो है यह किसी भी देश या किसी भी प्रदेश कह सकते हैं अपने की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको प्रभावित करती है, या इन तीनों घटकों के कारण ही जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि या कमी होती है। तो पहला है इसके अंदर प्रजनन या जन्म दर। अब प्रजनन या जन्म दर का मतलब है स्त्रियों द्वारा जीवित शिशुओं को जन्म देने की जो क्षमता है उसको अपने प्रजनन दर कह सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा जीवित शिशुओं को जन्म देने की जो क्षमता है वो प्रजनन दर है। या आपने कह सकते हैं कि 1000 व्यक्तियों के पीछे प्रतिवर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, तो 1000 व्यक्तियों के पीछे प्रतिवर्ष पैदा होने वाले जो नए शिशु हैं उनको वहाँ की अपने जन्म दर कह सकते हैं। और जन्म दर जो है प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित
जन्मे बच्चों की संख्या को गिनकर ज्ञात की जाती है। तो 1000 व्यक्तियों के पीछे 1 साल के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिए हैं, उनमें से जितने बच्चे जीवित हैं उनकी संख्या को अपने गिन करके वहाँ की जन्म दर को निकालते हैं। मान लो कि किसी क्षेत्र के अंदर 1 वर्ष के अंदर जो 1000 व्यक्तियों के पीछे 100 बच्चों ने जन्म लिया है, तो वहाँ की जन्म दर 100 नहीं होगी। अगर उसमें से 100 में से 100 के बच्चे स्वस्थ हैं तो 100 होगी। अगर 5 बच्चों की किसी कारण से मृत्यु हो गई है, 100 बच्चों ने 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लिया 1 साल के अंदर, और 5 बच्चे जो है किसी बीमारी के कारण या किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, तो पीछे जो 95 बच्चे शेष बचे हैं जो स्वस्थ हैं, तो उनको अपने गिन करके उसको वहाँ की जन्म दर अपने या प्रजनन दर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होती है जन्म दर की। इसको आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो जब अपने परिभाषा लिखते हैं तो उसमें जीवित बच्चे लिखना जरूरी होता है, नहीं तो गलत हो सकती है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले और उनमें से भी जीवित बच्चे जो हैं उनको वहाँ के अपने जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर जो है यह है किसी भी क्षेत्र की या प्रदेश की या देश की जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करती है, और जो इसके अंदर संख्या है अपने जन्म दर के अंदर उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको निर्धारित कर सकते हैं। अगर जन्म दर किसी क्षेत्र की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जन्म दर बढ़ने से वहाँ पर जो जनसंख्या है उसके अंदर अप्रत्याशित वृद्धि होने लग जाती है। तो जन्म दर जो है इसके अंदर एक इसकी जो है वर्गीकरण जन्म दर का वो अपने को ध्यान में रखना है। जो जन्म दर है इसको भी कई प्रकार से इसमें देख सकते हैं। तो जन्म दर के अंदर जैसे उच्च जन्म दर हो सकती है एक, दूसरी हो सकती है औसत जन्म दर, एक उच्च जन्म दर, दूसरी फिर औसत जन्म दर, तीसरी फिर निम्न जन्म दर, और चौथा है असंशोधित जन्म दर, और 5वां है सामान्य जन्म दर। ठीक है, और छठा है इसके बाद आयु विशिष्ट प्रजनन दर या मानक प्रजनन दर, और 7वां है मानक प्रजनन दर, और फिर है कुल प्रजनन दर। तो ये प्रजनन दर या जन्म दर को आगे हमने डिवाइड किया है। जन्म दर भी कहने का मतलब कई प्रकार की हो सकती है। तो जन्म दर जो उसके प्रकार मैंने बताया आपको, इनका आपको वर्णन नहीं करना है, सिर्फ नाम लिख देने हैं। अगर ये टॉपिक आता है पेपर के अंदर तो जन्म दर को भी अपने वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे उच्च जन्म दर है तो आने से 3-4 इंपॉर्टेंट है। उच्च जन्म दर है जैसे, ठीक है, निम्न जन्म दर है, औसत जन्म दर है, और संशोधित है, और सामान्य है। तो ये जन्म दर है जिसको हमें वर्गीकरण के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है दूसरा जन्म दर के बाद मृत्यु दर। जो मृत्यु दर है ये भी जो है जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो जो मृत्यु दर होती है इसका परिभाषा को लिखनी हो तो इसका मतलब है भी 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले मौतों की जो संख्या है उसको वहाँ की मृत्यु दर कहते हैं। तो जन्म दर के अंदर था कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के अंदर जो है जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो वहाँ की जन्म दर थी, और मृत्यु दर किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर एक वर्ष के अंदर जो है जितने भी व्यक्तियों की मृत्यु होती है वो वहाँ की मृत्यु दर कहलाती है। तो किसी भी क्षेत्र की जो मृत्यु दर है वो भी वहाँ की जनसंख्या वृद्धि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो अगर किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में या उस प्रदेश में या उस देश में जनसंख्या वृद्धि दर घट जाती है। मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि दर घट जाएगी, और जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ जाएगी। ये दोनों में ध्यान रखना है कि अगर जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी, और अगर मृत्यु दर बढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी या जनसंख्या जो है वो घटने लग जाएगी। तो
मृत्यु जो है, इसके अंदर एक चीज याद रखिए, जन्म के पश्चात ही मृत्यु को अंकित किया जा सकता है। अगर गर्भ के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपनी मृत्यु दर के अंदर काउंट नहीं करते हैं। जन्म लेने के बाद बच्चे की मृत्यु होती है तो उसी को ही मृत्यु दर के अंदर अपने काउंट किया जा सकता है। भ्रूण के अंदर या माँ के गर्भ के अंदर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपने मृत्यु दर के अंदर शामिल नहीं करते हैं। जब मृत्यु दर निकाली जाती है, काउंट की जाती है संख्या, तो उसके अंदर गर्भ के अंदर जो बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसको नहीं गिना जाता है। ठीक है, मृत्यु दर ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। मृत्यु दर अगर हमने निकालना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र की या देश की या प्रदेश की, तो दो विधियां हैं, अपरिष्कृत मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर मतलब कितने जो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है 1000 व्यक्तियों के पीछे 1 साल के अंदर, और अपरिष्कृत मृत्यु दर मतलब किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के अंदर 1 वर्ष के अंदर 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। आयु भी देखिए तो इसमें मतलब कितने कुल व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। और शिशु मृत्यु दर के अंदर सिर्फ बच्चों को संख्या को देखा जाता है, कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है। तीसरा जनसंख्या वृद्धि का घटक है प्रवास। प्रवास को अपने माइग्रेशन भी कहते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जैसे कुछ व्यक्ति। तो माइग्रेशन जो है यह जंतुओं के अंदर भी पाया जाता है, और जंतुओं के अंदर, मनुष्यों में और पक्षियों के अंदर। ठीक है, पक्षियों के अंदर भी माइग्रेशन होता है और मनुष्य के अंदर भी माइग्रेशन होता है। पक्षी भी जो है एक से दूसरी जगह जाते हैं ऋतुएं बदलने पर, या प्रजनन करने के लिए, या और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जिसके कारण पक्षी प्रवास करते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी जो है विभिन्न कारणों से प्रवास करता है, एक से दूसरी जगह जाता है। तो प्रवास भी कई प्रकार का हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। मान लो कि कुछ समय के लिए व्यक्ति दूसरी जगह चला जाता है और वापस वही आ जाता है, तो वो भी प्रवास है। अगर पूर्णतः ही दूसरी जगह जाके फंस जाता है व्यक्ति, तो वो भी अपन उसको प्रवास कह सकते हैं। तो एक प्रवास की परिभाषा लिखनी हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का थोड़े समय के लिए जाकर अस्थायी रूप से रहना प्रवास कहलाता है। लोग अस्थायी रूप से एक से दूसरी जगह चले गए, वहां जाकर रहने लग गए, तो वो उनका प्रवास कहलाता है। मानव एक अमूल्य संसाधन है और प्रवास के क्षेत्र में विशेष प्रकार के साधनों में वृद्धि होती है। अब प्रवास जो है इसके कारण जो है संसाधनों का जो है बंटवारा अपने कह सकते हैं अनियमित हो जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज़्यादा लोग प्रवास करके आ गए हैं दूसरी जगहों से, तो वहाँ के जो संसाधन हैं, ठीक है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, तो उन संसाधनों की कमी होने लगी तो जनसंख्या में वहाँ पे अप्रत्याशित वृद्धि होने लग जाएगी। तो प्रवास जो है इसके कारण भी जनसंख्या के अंदर कह सकते हैं अपने वृद्धि होती है। प्रवास का कारण कोई भी हो सकता है। मानव की गतिशीलता प्रवास है, चाहे वह कुछ दूरी हेतु या कुछ समय हेतु हो, स्थानांतरण को हम प्रवास ही कहते हैं। तो प्रवास जो है उसके कारण जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। प्रवास एक गांव से दूसरे गांव में भी हो सकता है, ठीक है, एक जिले से दूसरे जिले में भी हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकता है, या एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रवास के कारण जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है। जिस क्षेत्र से लोग प्रवास करके दूसरी जगह जाएंगे, उस क्षेत्र में या जिस राज्य से लोग प्रवास करके दूसरे राज्य में चले जाएंगे, उस राज्य में तो जनसंख्या वृद्धि दर घट जाएगी या जनसंख्या कम हो जाएगी, और जहाँ पर लोग प्रवास करके चले जाएंगे वहाँ पर जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी। तो ये 3 मुख्य घटक थे जनसंख्या वृद्धि के। अब है अगला अपना जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब जनसंख्या के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो उसके फिर प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपने लिखा है खाद्यान्नों पर प्रभाव, दूसरा लिखा है जीवन स्तर पर प्रभाव, तीसरा जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव, और चौथा लिखा है आर्थिक विकास पर प्रभाव। अगर किसी भी क्षेत्र की या प्रदेश की या देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका जो
दिखाई देता है, जिसको अपने जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव भी कह सकते हैं या बुरे प्रभाव भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला अपने खाद्यान्नों पर प्रभाव। ये अपने को पता है, अगर किसी भी क्षेत्र की या किसी भी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस क्षेत्र में या उस देश में प्रदेश में खाद्यान्न है, जो खाने योग्य जो अन्न है, ठीक है, वो उसके अंदर कमी होने लगती है। ठीक है, खाद्यान्नों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो जिसके कारण जो है भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव जो है खाद्यान्नों पर पड़ता है। अब जनसंख्या वृद्धि होने से जो कृषि के क्षेत्र हैं, जहाँ पे लोग कृषि करते हैं, वहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जनसंख्या वृद्धि से। मतलब जो कृषि वाले क्षेत्र हैं वो तो उतने ही है, लेकिन उस पर कृषि करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जिससे खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। पहले मान लो कि एक परिवार के अंदर जो है एक बुजुर्ग है, उसके 2 बेटे थे, और बुजुर्ग के पास जो जमीन थी उसमें उसके दोनों बेटे खेती करते थे। अब उनके दोनों जो बुजुर्ग के बेटे थे, जब उनकी शादी हुई दोनों की, उसके आगे दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। तो अब जमीन तो उतनी है पहले जितनी, लेकिन अब उस पर खेती करने वाले लोग इतने हो गए, दोनों के 2-2 बच्चे मतलब 4 लोग हो गए। तो जमीन उतनी है, खेती करने वाले पहले 2 लोग थे, फिर 4 हो गए, और इसलिए खाद्यान्न जो है धीरे धीरे जब परिवार बढ़ा तो उसकी क्या होने लगेगी, कमी होने लग जाएगी। तो कहने का मतलब जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसका खाद्यान्न पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न की जो है कमी होती है। कमी आपको बता दिया मैंने उदाहरण के द्वारा कैसे होती है। दूसरी बात हमें कह सकते हैं खाद्यान्न की कमी के कारण पोषण की भी कमी होगी। जब खाद्यान्न की कमी होगी तो पोषण की फिर क्या होने लगेगी, धीरे धीरे उस क्षेत्र में या उस देश में, उस प्रदेश के अंदर पोषण की धीरे धीरे कमी होने लगेगी। फिर इसके अलावा असंतुलित भोजन के कारण कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जब खाद्यान्न कम होगा तो जो है असंतुलित भोजन लोगों को, वहाँ के लोगों को खाने को मिलेगा, और असंतुलित भोजन को अपने कुपोषण भी कहते हैं। कुपोषण होगा, कुपोषण के कारण लोगों को बहुत सारे जो है रोग हो जाते हैं, क्योंकि अपने पढ़ते हैं जो संतुलित भोजन है उसके घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, ये संतुलित भोजन के घटक हैं। अब जब संतुलित भोजन नहीं मिलेगा लोगों को, जनसंख्या वृद्धि के कारण कुपोषण वाला भोजन खाएंगे लोग, संतुलित भोजन नहीं होगा, तो फिर उनको बहुत सारे कुपोषण के कारण रोग हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन कुपोषण है, मान लो भोजन में प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोर है, मेरेबस है, ऐसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन की कमी है भोजन के अंदर, तो विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अलग अलग विटामिन के कारण अलग अलग रोग हैं। ठीक है, तो कोई आंखों से संबंधित रोग है, कोई त्वचा से संबंधित है, कोई हड्डियों से संबंधित है। खनिज कुपोषण है, खनिज लवणों की अगर कमी है भोजन के अंदर तो खनिज कुपोषण होता है। खनिजों के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे लोह तत्व की कमी है। अगर अपने शरीर में आयरन की कमी है, तो अपने भोजन के साथ आयरन नहीं ले रहे हैं, तो उसके अंदर फिर हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है धीरे धीरे शरीर के अंदर, और एनीमिया रोग अपने को हो जाता है। कहने का मतलब खाद्यान्न की कमी से कुपोषण होगा, कुपोषण से बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे। बालक जो है उसको विद्यालय की प्रगति में कुपोषण के कारण बाधा आएगी। बच्चे को जब कुपोषण मिलेगा वो बीमार नहीं लगेगा, विद्यालय की प्रगति में बाधा आ जाएगी, उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा, वो निरंतर विद्यालय नहीं जा पाएगा, उतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा जितना अच्छे से स्वस्थ बच्चा जो है वो सीख सकता है। तो ये बातें जो है कुपोषण के कारण, खाद्यान्न की कमी के कारण पैदा हो सकती है। इसके अलावा कुपोषण तथा पोषण की कमी के कारण सीखने की क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर जो है और स्वस्थ मन जो है अगर बच्चे का होगा तो वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो बच्चे का मन भी स्वस्थ नहीं होगा, उसका दिमाग जो है अच्छे से नहीं चलेगा, और वो अच्छे से ज्ञान जो है विद्यालय से जो शिक्षक दे रहे हैं उसको उनको अच्छे से ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो ये खाद्यान्न के संकट के कारण ही पैदा हो रही है समस्या। इसके अलावा कुपोषित जो नागरिक है उनमें शक्ति का ह्रास होगा, और घटिया नागरिक जो है उपलब्ध होंगे अगर देश के अंदर। अब कुपोषण वाले जो लोग होंगे जिस देश के अंदर, उस देश में महामारी होगी,
बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी कुपोषण के कारण, और लोग जो है वो एक स्वस्थ नागरिक का जो कर्तव्य जो दायित्व होता है वो नहीं निभा पाएंगे, और वो देश जो है तरक्की नहीं कर सकेगा, मतलब वो देश आगे विकास के अंदर बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ सकेगा। तो ये इसके कारण है खाद्यान्न की कमी के प्रभाव है, कह सकते हैं अपने जो पड़ते हैं सामान्य एक देश के ऊपर या एक प्रदेश के ऊपर। दूसरा है इसके बाद जीवन स्तर पर प्रभाव। अगर जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसका जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली जो है लोगों की, जिसको हम लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल या जीवन स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है लोगों के इसका जनसंख्या वृद्धि का। अब लाइफ स्टाइल या जीवन स्तर में लोगों के इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या वृद्धि का? तो एक प्रभाव इसमें निर्धनता जो है अगर आ जाती है तो निम्न जीवन स्तर जो है इससे लोगों को आ जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है निर्धनता आएगी, ठीक है। मतलब गरीब होंगे लोग, गरीब होंगे तो उनका जीवन स्तर भी निम्न स्तर पर आ जाएगा, लाइफ स्टाइल जो है उनका अच्छा नहीं होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैसे की कमी होगी। पैसे की कमी के कारण जो जीवन स्तर में जो है गिरावट आने लगेगी। दूसरा है इसके अंदर लोगों की बचत करने की शक्ति प्रभावित हो जाएगी। अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, लोग ज़्यादा हैं किसी क्षेत्र प्रदेश के अंदर, तो लोगों की बचत करने की जो शक्ति है वो भी कम हो जाएगी, लोग बचत नहीं कर पाएंगे। तीसरा है बचत के अभाव में पूंजी भी नियोजन संभव नहीं है। अगर लोगों के पास बचत नहीं है पैसे की, तो वो जो है पूंजी नियोजन नहीं करेंगे, मतलब पैसा जो है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो है बिजनेस के अंदर या अपने शॉप के अंदर या कहीं पर उन्होंने जो इन्वेस्ट करना था लोगों ने पैसा, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे वो, अगर उनके पास पैसा नहीं है। इसके अलावा रोजगार के अवसर जो है उनकी न्यूनता होगी। अब जनसंख्या बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, रोजगार कम है और नौकरी पाने वाले लोग ज़्यादा हैं, नौकरी करने वाले ज़्यादा हैं, नौकरियाँ कम है जैसे वर्तमान में स्थिति चल रही है। तो ये भी एक समस्या जो है, संकट जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। तो बेरोजगारी कह सकते हैं अपने बढ़ती है, निर्धनता बढ़ती है, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये जीवन स्तर को प्रभावित करती है बातें, ठीक है। तो जनसंख्या अगर बढ़ जाए तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, निर्धनता भी बढ़ेगी, निर्धनता बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर अशिक्षा बढ़ेगी, क्योंकि जब निर्धन है लोग, बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है पैसे कमाने का, निर्धन हो गए, तो फिर वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, तो जिससे जो बच्चे हैं अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पे अशिक्षा भी बढ़ जाएगी। ये भी इसके कारण प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग जो है वो रोजगार के अभाव में आश्रितता लोगों की बढ़ जाएगी। जो अब लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो दूसरे लोगों पर डिपेंड होने लग जाएंगे धीरे धीरे, जो पूंजीपति लोग हैं, ठीक है, जो साहूकार हैं, उन पे लोगों की निर्भरता बढ़ जाएगी और लोग जो उनके चक्कर में ज़्यादा फंसने लगेंगे और कर्जदार होते जाएंगे धीरे धीरे, बोझ के तले में कर्ज के दब जाएंगे। फिर इसके बाद जो है दो वक्त की जो रोटी है, पेट भरण पोषण का जो सवाल है वो हल नहीं हो पाएगा लोगों का, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको दो वक्त की पूरी रोटी भी पेट भर के खाने के लिए नहीं मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये समस्या पैदा हो जाएगी। तो कुल मिला के जो लोग गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे, ठीक है, और जो लोग अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे अगर ये जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा किसी भी क्षेत्र के अंदर हो जाता है, तो इसका प्रभाव है। इसके अलावा दो अपने और बैठ गए हैं, जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव और आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये दोनों पॉइंट अपने जो है कल वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, आप इसको अच्छे से देख लेना। जनसंख्या विस्फोट के अंदर जनसंख्या वृद्धि के घटक देना बता दिए, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के अंदर खाद्यान्नों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, जीवन स्तर पर क्या पड़ेगा, दोनों बता दिए मैंने। अब जनसंख्या के ढांचे पर और आर्थिक विकास का क्या प्रभाव होगा, इसको अपने कल वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।